Now the next topic that we are going to discuss in composite beams. Composite beam में एक और topic बचा है, that is flexed beams. So the next topic is flexed beams. Now flexed beams क्या होता है? Flexed beams are also a type of composite beams in which two or more than two materials are placed face to face with a perfect bond. But generally, I am saying generally, flexed beams में क्या होता है, जो materials को हम फेस टू फेस प्लेस करते हैं, that materials are placed symmetrically. Suppose this is a composite beam, here this is a composite beam, in this the material is not placed symmetrically. देखिए मटेरियल जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया हुआ है. अगर इसी composite beam में मैं मटेरियल को सिमेट्रिकली प्लेस कर दूँ such that like this, if the material is placed symmetrically, this is also steel, इसका अगर depth is again d1. So in this case क्या है, then in this case this is a composite beam which two materials which are placed face to face and there is a perfect bond in between these two materials and these two materials are also placed symmetrically. So इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लिक्स्ड बीम. नाउ फ्लिक्स्ड बीम का क्या एडवांटेज है, फ्लिक्स्ड बीम से क्या हमें एडवांटेज मिल रहा है कि अगर मटेरियल सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया हुआ है, जैसे इन प्रीवियस केस से वुड और उसके ऊपर स्टील लगा हुआ था, सो इन दिस केस द मटेरियल वाज नॉट प्लेस सिमेट्रिकली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, जब उस केस के लिए जब मटेरियल सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया हुआ है, उस केस में अगर हमें न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन चाहिए या न्यूट्रल फाइबर का पोजीशन चाहिए, तो वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, वी हैव टू ड्रॉ इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन. और फिर उस इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन का जो CG था, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द neutral axis or the position of neutral axis. But here in this case the material is placed symmetrically. तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, इससे हमें ये एडवांटेज मिल रहा है कि यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. इस केस में आप डायरेक्टली इसका जो मिड डेप्थ है वहां से क्या पास हो जाएगा, वहां से न्यूट्रल एक्सिस पास हो जाएगा, बिकॉज इन दिस केस द मटेरियल्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली. अगर आपका इसका अगर आप इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाओगे तो वो भी क्या आएगा कि सिमेट्रिकल शेप आएगा, तो उसके मिड डेप्थ पर ही उसका CG आएगा. सो यहाँ पे आपको अलग से इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और यू कैन से इन द केस ऑफ फ्लिक्स्ड बीम. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. ठीक है, क्या एडवांटेज है कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है, हमें अलग से इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड जो एडवांटेज है फ्लिक्स्ड बीम्स का, दैट इज जो फ्लिक्स्ड बीम्स है वो एक बैलेंस बनाती है बिटवीन द लोड कैरिंग कैपेसिटी और यू कैन से द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन एंड द साइज ऑफ द सेक्शन. देखिए अगर आप एक मेंबर बना रहे हैं और उस मेंबर को कंप्लीटली डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग वुड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, सो फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप पूरा पूरा सेक्शन वुड का बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया देना पड़ेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ वुड से ही बना रहे हैं. वेयरएज अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टील से बना रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ स्टील का सेक्शन बनाएंगे तो स्टील का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा. Now, if you want to maintain a balance between the cross sectional area and मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, सो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ वुड से बनाते तो बहुत ज़्यादा एरिया आता, सिर्फ स्टील से बनाते तो बहुत कम एरिया आता. पर अगर आप इन बिटवीन एरिया देना चाहते हैं फॉर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से फ्लिक्स्ड बीम को यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें क्या है, आपको इन बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काम चल जाएगा. सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, देखिए हमें पता है कि इन द केस ऑफ बेंडिंग जो मिड वाला पोर्शन है वहाँ पे स्ट्रेसेस कम आते हैं, आउटर पोर्शन में स्ट्रेसेस ज़्यादा आते हैं. तो आपने क्या किया, यहाँ पे आउटर पोर्शन में स्ट्रॉन्गर मटेरियल को लगा दिया है. सो आपका जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया है और यू कैन से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट विच इज अप्लाइड ऑन दिस क्रॉस सेक्शन. सो क्या क्या एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है फ्लिक्स्ड बीम्स का कि आपको डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस मिल जाता है, आपको इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि आप एक बैलेंस बना सकते हैं बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड the moment which is being applied or you can say moment carrying capacity. Now please write in flexed beams, it is a type of composite beam which is made of two or more than two materials in order to increase the strength of the section
by maintaining a balance with size of section. ठीक है, so flitch beams क्या है? It is nothing but it is a type of composite beams in which two or more than two materials are used which are having a perfect bond in between them. Generally क्या रहता है, ये symmetrical रहते हैं and क्या करते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस विद द साइज ऑफ सेक्शन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लिच बीम्स. देखिए हमने क्या बताया कि फ्लिच बीम्स आर जनरली सिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल कैसे हो सकते हैं? एक टॉप एंड बॉटम सिमेट्री पॉसिबल है और दूसरा सिमेट्री पॉसिबल है साइड वाइज सिमेट्री. सो हम पहले देखेंगे टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम्स, फिर उसके बाद देखेंगे साइड फ्लिच बीम्स. सो केस नंबर 1 इज top and bottom flitching. top and bottom flitching. Now in this case अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा दैट वाज नथिंग बट अ टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग का एग्जाम्पल. इसमें क्या होता है, एक वीकर मटेरियल को सेंटर में रखते हैं और स्ट्रॉन्गर मटेरियल को टॉप एंड बॉटम में प्लेस करते हैं ताकि हम क्या कर सके, एक बैलेंस डेवलप कर सकते हैं बिटवीन दी साइज ऑफ द सेक्शन एंड इट्स मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी. सो क्या करेंगे, हम वीकर मटेरियल को सेंटर में रखेंगे एंड स्ट्रॉन्गर मटेरियल को टॉप एंड बॉटम में रखेंगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम जिसमें कि एक वीकर मटेरियल को हमने सेंटर में रखा है, स्ट्रॉन्गर मटेरियल को टॉप एंड बॉटम में रखा है. सो दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ अ टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम. अब देखिए हमने अभी इसके पहले पढ़ा था इन द प्रीवियस टॉपिक्स की जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम हमने किस फॉर्मूले से डेवलप किया था? बाय अजम्पशन नंबर 5 से हमने स्ट्रेन डायग्राम डेवलप किया था. एंड हमने देखा था कि जो स्ट्रेन है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ शेप पे. सो अगर इस फ्लिच बीम के लिए मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, सो स्ट्रेन डायग्राम विल नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल. किस पे डिपेंड करेगा स्ट्रेन डायग्राम? सिर्फ और सिर्फ शेप पे. सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर. ठीक है, दिस इज दी स्ट्रेन डायग्राम फॉर दिस सेक्शन. इस सेक्शन का ये स्ट्रेन डायग्राम आ गया है. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एप्सिलॉन मैक्सिमम इन स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्ट्रेन इन स्टील, एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील. इफ यू टॉक अबाउट वुड, वुड में मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एट दी जंक्शन. सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेन इन वुड. Here this is maximum strain in wood, or you can say strain in wood at the junction. तो जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेन आ रहा है वुड में. नाउ बाय यूजिंग अजम्पशन नंबर 1 हम इस स्ट्रेन डायग्राम से क्या बना सकते हैं? स्ट्रेस डायग्राम बना सकते हैं. हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि जो स्ट्रेन डायग्राम है वो किससे बनता है? बाय यूजिंग अजम्पशन नंबर 5. और जब हमें स्ट्रेस डायग्राम बनाना होता है तो इस अजम्पशन नंबर 5 में हम अजम्पशन नंबर 1 को ऐड करते हैं. अजम्पशन नंबर 1 क्या है? assumption number 1 is material should be homogeneous, isotropic and linearly elastic. So इसमें अगर आप assumption number 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस डायग्राम. और स्ट्रेस डायग्राम के लिए हम ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि स्ट्रेस डायग्राम विल बी लीनियर. जहां पर मटेरियल सेम है उस पोर्शन में स्ट्रेस डायग्राम लीनियर रहेगा. और जैसे ही आप वीकर मटेरियल से स्ट्रॉन्गर मटेरियल में जाओगे तो स्ट्रेस क्या होगा? सडनली इंक्रीज हो जाएगा. या तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल से वीकर मटेरियल में जाओगे तो क्या होगा? स्ट्रेस सडनली डिक्रीज हो जाएगा. सो अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, सो इन द स्टील पोर्शन इट वुड बी लीनियर. और जैसे ही हम स्टील से वुड में एंटर करेंगे तो क्या होगा? सडनली द वैल्यू विल रिड्यूस. सो स्ट्रेन का वैल्यू सडनली रिड्यूस हो जाएगा जैसे ही हम स्टील से एंटर करेंगे इन वुड. और वुड से जब स्टील में एंटर करेंगे तो अगेन जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेस डायग्राम फॉर द टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम. टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम का दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेस डायग्राम. अगर यहाँ पे मैं देखूँ मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, सो दिस इज सिग्मा मैक्स इन स्टील. This is also sigma max in steel. This is sigma wood at junction and this is sigma steel at junction. समझ में आया? जंक्शन पे जो है स्ट्रेन सेम है, वुड में भी उतना ही स्ट्रेन है जितना स्टील में स्ट्रेन है एट द जंक्शन. बट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का क्या है? ज्यादा है. एंड सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो यहाँ पे स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है इसलिए स्टील में क्या है? स्ट्रेसेस ज्यादा है. वुड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है इसलिए यहाँ पे क्या है? वुड में स्ट्रेसेस कम है. सो
अगर आप जंक्शन की बात करेंगे तो जंक्शन पे स्ट्रेन इज सेम इन बोथ वुड एंड स्टील, बट स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसलिए स्टील में क्या है स्ट्रेस ज़्यादा है, और वुड का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, इसलिए वुड में क्या है स्ट्रेसेस कम है. Strain will be same. This is epsilon at junction which is equal in both the members. So अगर आप जंक्शन पे बात करें, so at junction strain in steel will be equals to strain in wood. So epsilon junction in steel, this is equals to epsilon junction in wood. So can I write strain is equals to sigma upon E. So sigma at junction in steel upon E of steel, this is equals to sigma at junction of wood upon E of wood. So if you want to calculate the ratio of stress at junction, so sigma at junction for steel upon sigma at junction for wood, this is equals to what? ES upon EW. And what is ES upon EW? What is the ratio of यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर टू मटेरियल? क्या बोलते हैं इस रेशो को? इस रेशो को हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशो. सो दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलर रेशो. सो हियर एम इज नथिंग बट मॉड्यूलर रेशो. सो अगर जंक्शन की बात करें तो एट जंक्शन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन टू मटेरियल्स, दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन हायर स्ट्रॉन्गर मटेरियल टू वीकर मटेरियल इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशो. सो दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं. जंक्शन पे आपको किसी एक मटेरियल में स्ट्रेस दे देगा और दूसरे मटेरियल में स्ट्रेस पूछेगा, साथ ही आपको मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू दे देगा. दिस मॉड्यूलर रेशो इज जनरली ग्रेटर देन 1. अगर कहीं पे लेस देन 1 मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू दिए तो आप समझ जाएंगे वो 1/m की वैल्यू दिए. नाउ ये जो कनेक्शन है, ये जो आपने कनेक्शन किया है टॉप एंड बॉटम फ्लीचिंग, दिस इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन. देखिए पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, टू मटेरियल्स आर प्लेस फेस टू फेस एंड देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड. हमने पढ़ा हुआ है इन द केस ऑफ कॉम्पोजिट मेंबर्स. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, दो मटेरियल्स को फेस टू फेस कनेक्ट किया जाता है. सीरीज कनेक्शन में एंड टू एंड कनेक्शन किया जाता है. तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ फेस टू फेस कनेक्शन. सो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. एंड ऑन दिस पैरेलल कनेक्शन अगर हम कोई एक मोमेंट लगाएंगे तो उस मोमेंट को दोनों मटेरियल्स क्या करेंगे, मिलकर रजिस्ट करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट मोमेंट, सो इफ m is applied moment, so this m will be equals to ms1 plus mw plus ms2. ठीक है, दिस m, ये जो अप्लाइड मोमेंट है m, ये अप्लाइड मोमेंट को दोनों मटेरियल मिलकर रजिस्ट करेंगे, दैट इज वुड एंड स्टील. एंड स्टील के भी दो पोर्शन है, एक टॉप है एक बॉटम है. तो ये जो तीनों मेंबर्स है, टॉप वाला स्टील, बॉटम वाला स्टील और सेंटर वाला जो वुड है, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, अप्लाइड मोमेंट को रजिस्ट करेंगे. अगर सीरीज कनेक्शन होता तो टोटल मूवमेंट विल बी रजिस्टर्ड बाय वुड एज वेल एज बाय स्टील, बट दिस इज नॉट अ सीरीज कनेक्शन, दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. तो जो मूवमेंट है वो क्या होगा, शेयर होगा. अप्लाइड लोड ऑलवेज शेयर होता है इन द केस ऑफ व्हाट, पैरेलल कनेक्शन. सो हियर ऑल्सो जो भी मूवमेंट लगा है वो क्या होगा, मोमेंट शेयर होगा. अगर यहाँ पे मैं ms1 और ms2 को कंबाइन कर दूँ, दैट इज ms इज इक्वल्स टू ms1 प्लस ms2 विच इज इक्वल्स टू मोमेंट resisted by total steel, and this mw is nothing but moment resisted by wood. So can I write m is equals to ms plus mw? What is m? M is ms plus mw, that is moment resisted by steel plus moment resisted by wood. Now if you want to calculate कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्टील में और कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वुड में, तो इस इक्वेशन से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील एज वेल एज स्ट्रेस डेवलप्ड इन वुड. सो आई एम राइटिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1 and we will now analyze what? We will now analyze stress. So if you want to analyze stress, so stress हमें पता है, stress is what? Sigma is equals to m by I into y. So stress in wood at junction, this is equals to m. अब यहाँ पे मोमेंट कैसा लोगे, m by I into y. m कौन सा लोगे, m will be the moment which is resisted by wood.
So it is moment resisted by wood upon moment of inertia of wood into y. y कौन सा लोगे, कहाँ पे आप स्ट्रेस निकाल रहे हो, जंक्शन पे, तो y कौन सा लोगे, जंक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस, so y will be also y junction. So sigma wood junction this is equals to mw upon iw into y junction. कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशंस नहीं लिखे, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ, so suppose the depth of the wood section is d and I am assuming thickness of steel is small t. so बताइए y junction की वैल्यू क्या हो जाएगी, y is the distance of the fiber over which sigma is to be calculated from the neutral axis. neutral axis कहाँ से पास हो रहा है, mid depth से, so y junction की वैल्यू क्या हो जाएगी, it is nothing but d by 2. so if you want to calculate sigma w junction, so this is mw upon iw into d by 2. so this is what, this is stress in wood at junction. now this stress in wood at junction, this is nothing but this is equals to maximum stress in wood, that is sigma max in wood. जंक्शन पे ही तो वुड में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, so the maximum stress in wood is at junction, so this is nothing but maximum stress in wood. so यहाँ से वुड में मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू पता चल गया है. now if you want to calculate maximum stress in steel, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. so maximum stress in steel की अगर हम बात करेंगे, that is sigma s max, this is equals to ms upon is into y max. maximum stress in steel ms upon is, m by I into y. अब m कौन सा लोगे, m is the moment resisted by steel, I कौन सा लोगे, I is moment of inertia of steel. अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मोमेंट रजिस्टेड बाय स्टील टॉप वाला लोगे, तो उसके लिए आई एस जो लोगे वो भी स्टील टॉप वाला हो लोगे. यहाँ पे हमने एम एस टोटल ले लिया है, टोटल मोमेंट रजिस्टेड बाय स्टील, तो जो आई एस है वो भी टोटल स्टील का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. अगर यहाँ पे मैं आई एस की वैल्यू लिखूँ, सो दिस आई एस इज इक्वल्स टू, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दिस टोटल सेक्शन, दिस स्टील एंड दिस स्टील, इन दोनों स्टील का पोजीशन यही रहेगा, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d बाई 2, टॉप में बॉटम में भी d बाई 2, ये वुड को आप हटा दीजिए, ठीक है. हाँ, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस अरेंजमेंट ऑफ स्टील के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील फॉर दिस अरेंजमेंट. इट इज नथिंग बट आई एस इज इक्वल्स टू b इंटू डी प्लस 2t का होल क्यूब बाय 12 माइनस बी डी क्यूब बाय 12. ठीक है, क्या किया है देखिए, यहाँ पे हमने सपोज इसको हटा दिया हमने वुड वाले पोर्शन को, ये पूरा एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लीजिए जिसका डेप्थ है d प्लस 2t, विड्थ इज स्मॉल b. ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल अज्यूम किया है जिसका कि डेप्थ है d प्लस 2t एंड विड्थ इज स्मॉल b. इस कंप्लीट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, माइनस ये जो सेंटर वाला होलो पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दीजिए. सो यहाँ पे आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया b इंटू डी प्लस 2t का होल क्यूब बाय 12 माइनस बी डी क्यूब बाय 12. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट sigma maximum in steel, this is equals to ms upon is into y max की वैल्यू क्या हो जाएगी, y max की वैल्यू क्या हो जाएगी, y max is what, it is the distance of the farthest fiber from the neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस से farthest fiber का डिस्टेंस देख लीजिए आप. so न्यूट्रल एक्सिस से farthest fiber का डिस्टेंस will be this one, so this is d by 2 plus t. so y max is nothing but d by 2 plus t. ठीक है, आ गया सिग्मा मैक्स इन स्टील. सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा एट जंक्शन इन स्टील, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ms अपॉन is इंटू y ऑफ जंक्शन. दिस इज इक्वल्स टू ms अपॉन is इंटू y ऑफ जंक्शन इज नथिंग बट d by 2. सो यहाँ से आप सिग्मा एट जंक्शन इन स्टील भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर द फ्लिंच बीम हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, दैट इज स्ट्रेस in the case of flitch beams, moment in the case of flitch beams और strain in the case of flitch beam. strain से हमने junction पे stresses में relation develop किया, that is the ratio of
स्ट्रेस एट जंक्शन, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, मॉड्यूलर रेशो। दूसरा जो मोमेंट आपने अप्लाई किया है वो मोमेंट क्या होगा, दो मटेरियल या दो से ज़्यादा मटेरियल, जितना भी मटेरियल्स आपने यूज़ किया है इन द केस ऑफ फ्लिंज बीम्स वो सभी मिलकर उस मोमेंट को रजिस्ट करेंगे एंड स्ट्रेस यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। नाउ इन दिस केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन, बट फिर भी अगर कोई आपको इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाने को बोलता है तो यू कैन इजीली ड्रॉ। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है मटेरियल का तो इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन भी कैसा आएगा, सिमेट्रिकली आएगा। नाउ अगर आप इस फ्लिंज बीम का इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन बना सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट वुड सेक्शन बना सकते हैं। अगर आप इसका इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन बनाएंगे तो स्टील का पोर्शन तो एज इट इज़ आएगा, तो सबसे पहले स्टील का पोर्शन बना दीजिए एज इट इज़। सो ये हमने स्टील का पोर्शन बना दिया एज इट इज़। नाउ अब अगर वुड को आप रिप्लेस करोगे स्टील से तो स्टील इज ए स्ट्रॉन्गर मटेरियल, आपको ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ेगा या कम, ऑब्वियसली इस जब वीक मटेरियल की जगह स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगाओगे तो कम लगाना पड़ेगा। हमें इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज डेप्थ रहेगी सेम, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, विड्थ में। सो डेप्थ सेम है, विड्थ चेंज कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। अगर इसका ओरिजिनल विड्थ था b तो अब कितना हो जाएगा विड्थ, इट वुड बी b बाई m। हमें पता है कि m टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, सो दिस इज b बाई m, दिस इज हाउ मच, दिस इज b। सिमिलरली अगर आपको इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन में बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। वुड वाला पोर्शन तो क्या रहेगा, एज इट इज़ आएगा वुड वाला पोर्शन, सो द वुडन पोर्शन विल बी एज इट इज़। नाउ अगर आप स्टील की जगह पे वुड लगाएंगे तो आपको ज़्यादा एरिया लगाना पड़ेगा या कम, ऑब्वियसली ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज स्टील इज़ अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल, वुड इज़ अ वीक मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मटेरियल को हटा के वीक मटेरियल लगाओगे तो आपको ज़्यादा एरिया लगाना पड़ेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन। यहाँ पे विड्थ कितना हो जाएगा, दिस विल बी m टाइम्स, सो m टाइम्स b, दिस विल बी इक्वल्स टू b एंड बॉटम में भी कितना हो जाएगा, m टाइम्स b। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बना सकते हैं। जब ओरिजिनल जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है तो इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन भी कैसा आएगा, सिमेट्रिकली आएगा। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होगा, मिड डेप्थ से पास होगा। नाउ ये तो हो गया क्या, दिस इज टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग। ठीक है, फ्लिंज बीम्स में हमने क्या बोला था कि जनरली सिमेट्रिकल प्लेस किया जाता है दो मटेरियल्स को, तो दिस इज टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग। अब इसकी जगह पे एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज साइड फ्लिचिंग। सो केस नंबर 2 इज साइड फ्लिचिंग। नाउ साइड फ्लिचिंग में आप क्या करेंगे, साइड फ्लिचिंग में जो मटेरियल है उसको कैसा प्लेस करेंगे, सिमेट्रिकली बट साइड वाइज प्लेस करेंगे। अभी हमने कैसे प्लेस किया था, टॉप एंड बॉटम में प्लेस किया था सिमेट्रिकली, अभी साइड बाय साइड हम सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे। नाउ दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ साइड बाय साइड फ्लिचिंग और यू कैन से साइड फ्लिचिंग। इन दिस वुडन सेक्शन इज स्ट्रेंथन्ड बाय स्टील प्लेट्स, बट दीज स्टील प्लेट्स आर प्लेस सिमेट्रिकली साइड बाय साइड। देखिए आप फिजिकली देखिए, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग में क्या किया था हमने, दिस वाज द वुडन सेक्शन, इस वुडन सेक्शन के टॉप में एक स्टील प्लेट लगाया था और एक स्टील प्लेट बॉटम में लगाया था लाइक दिस। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इधर से लोड आएगा और ये इस तरीके से बेंड होगा लाइक दिस। ठीक है, सो टॉप में एक हमने स्टील का सेक्शन लगाया, एक बॉटम में स्टील का सेक्शन लगाया। अब क्या कर रहे हैं हम, साइड बाय साइड फ्लिचिंग कर रहे हैं, तो एक फ्रंट में लगाया स्टील का सेक्शन लाइक दिस और एक बैक में लगाया स्टील का सेक्शन लाइक दिस। इमेजिन कर पा रहे हैं। सो पहले हमने टॉप एंड बॉटम में फ्लिचिंग किया था, अब हम साइड बाय साइड फ्रंट एंड बैक में लगा रहे हैं। ऐसा एंड टू एंड कनेक्शन नहीं किया है। ठीक है, दिस वाज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो एक इधर ऐसा नहीं लगाया, एक फ्रंट में लगाया और एक बैक में लगाया। ठीक है, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इससे। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर आपने टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग किया तो आपने फेस टू फेस ज्वाइन किया, ठीक है, पर अगर आपने साइड फ्लिचिंग किया तो आपने फेस टू फेस ज्वाइन नहीं किया, आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया। बट यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक फ्रंट में आपने स्टील का प्लेट लगाया, एक बैक में स्टील का प्लेट लगाया एंड यहाँ से क्या मिल गया आपको, साइड बाय साइड और साइड फ्लिचिंग मिल गया। नाउ इन दिस केस अगेन आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन देख सकते हैं, स्ट्रेन वेरिएशन देख सकते हैं। स्ट्रेन वेरिएशन तो शेप पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्ट्रेन का वेरिएशन विल बी लीनियर। सो अगर मैं स्ट्रेन वेरिएशन बनाऊँ यहाँ पे, सो स्ट्रेन वेरिएशन विल बी लीनियर like this. Now this is maximum strain
in steel as well as wood. This is also maximum strain in steel as well as wood. ठीक है, बिकॉज अलॉन्ग द डेप्थ दोनों मटेरियल सेम डेप्थ पर प्रेजेंट है. सो दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील एज वेल एज वुड. यहाँ पे भी मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आएगा, स्टील एज वेल एज वुड में मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा. बट अगर आप एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस पे देखोगे, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस पे अगर आप देखेंगे, सो एट दिस डिस्टेंस ऑल्सो जो स्ट्रेन होगा दैट वुड बी सेम इन स्टील एज वेल एज वुड. सो हर सेक्शन पे, हर लेवल पे क्या हो रहा है, हर लेवल पे जितना स्ट्रेन वुड में आ रहा है उतना ही स्ट्रेन किस में आ रहा है, स्टील में आ रहा है. सो स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन वुड एट ऑल द लेवल्स. इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ साइड फ्लिचिंग. साइड फ्लिचिंग में हर लेवल पे स्टील में भी उतना ही स्ट्रेन आता है जितना कि स्ट्रेन वुड में आता है. अगर आप इससे स्ट्रेस वेरिएशन बनाना चाहते हैं, सो अगर आप स्ट्रेन से स्ट्रेस वेरिएशन बनाना चाहते हैं तो इन दिस केस आप एक ही फिगर में दोनों मटेरियल्स का स्ट्रेस वेरिएशन नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते, देखिए यहाँ पे जब हमने टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग देखा था, सो इन दिस केस अगर मैं y की बात करूँ, इन दिस केस अगर मैं y की बात करूँ, सो आप बताइए फॉर वुड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम. मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना है वुड के लिए. सो वुड के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y विल बी 0. ठीक है, वुडन सेक्शन के लिए देखिए, वुडन सेक्शन में इस लेवल पर दैट इज न्यूट्रल फाइबर पे y क्या है, 0 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मैक्सिमम फॉर वुड. वुड के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, that is nothing but this d/2. So d/2 is the maximum value of y for wood. So y max for wood is d/2. ठीक है, सो वुड के लिए y का मिनिमम वैल्यू 0 है, वुड के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, d/2 है. सिमिलरली अगर मैं स्टील के लिए देखूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम. क्या 0 पॉसिबल है, स्टील के लिए y मिनिमम का वैल्यू 0 पॉसिबल है. एट y इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आ जाते हैं आप, न्यूट्रल एक्सिस पे. क्या न्यूट्रल एक्सिस पे स्टील प्रेजेंट है, यू विल से नो. सो y मिनिमम इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टील. स्टील के लिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से d/2 डिस्टेंस से स्टील स्टार्ट हो रहा है. सो स्टील के लिए y मिनिमम का वैल्यू इज नथिंग बट d/2. So for steel y minimum is d/2. y maximum कितना है स्टील के लिए, स्टील के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is d/2 plus t. So y maximum for steel is d/2 plus t. अब ये जो रेंज हमने लिखा है यहाँ पे, इन रेंज को आप देखिए, क्या ये रेंज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, क्या ये रेंज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, यू विल से नो. ये रेंज एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है. जहाँ पे वुड का रेंज खत्म हो रहा है वहाँ से स्टील का रेंज शुरू हो रहा है. ठीक है, सो वुड के लिए y का रेंज इज फ्रॉम 0 टू d/2, स्टील के लिए y का रेंज इज फ्रॉम d/2 टू t. सो जहाँ पे वुड का रेंज, y का रेंज वुड के लिए खत्म हो रहा है वहाँ से स्टील के लिए y का रेंज स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, इन द केस ऑफ साइड फ्लिचिंग, साइड फ्लिचिंग के केस में देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम फॉर वुड. सो इफ वी टॉक अबाउट वुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम. सो इफ दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, सो y मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया वुड के लिए, 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मैक्सिमम फॉर वुड, इट इज d/2. अगर टोटल डेप्थ इज d, सो y मैक्सिमम कितना हो गया, d/2. सिमिलरली आप स्टील के लिए देखिए, फॉर स्टील व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम, अगेन 0. स्टील के लिए भी तो y मिनिमम 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे स्टील प्रेजेंट है कि नहीं, यस न्यूट्रल एक्सिस पे स्टील प्रेजेंट है. न्यूट्रल एक्सिस पे वुड प्रेजेंट है कि नहीं, यस न्यूट्रल एक्सिस पे वुड प्रेजेंट है. सो न्यूट्रल एक्सिस पे स्टील एंड वुड दोनों प्रेजेंट है, तो स्टील के लिए y मिनिमम का वैल्यू 0 पॉसिबल है, वुड के लिए भी y मिनिमम का वैल्यू 0 पॉसिबल है. सिमिलरली स्टील के लिए y मैक्स का कितना वैल्यू होगा, इट इज अगेन d/2. तो यहाँ पे जो y का रेंज है, ये y का रेंज दोनों मटेरियल्स में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है. सो इसलिए आप एक ही स्ट्रेस डायग्राम में दोनों मटेरियल के लिए स्ट्रेस के वेरिएशन को नहीं बता सकते हो. अगर आपको स्ट्रेस का वेरिएशन बताना है फॉर स्टील एज वेल एज फॉर वुड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रेस डायग्राम बनाने पड़ेंगे. सो हियर इन दिस केस वी हैव टू ड्रॉ 2 स्ट्रेस डायग्राम्स, आपको 2 स्ट्रेस डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. सो पहले बनाएंगे हम स्ट्रेस इन वुड. सो इफ़ यू ड्रॉ स्ट्रेस वेरिएशन फॉर वुड,
सो स्ट्रेस वेरिएशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अजम्पशन नंबर 5 और अजम्पशन नंबर 1 को यूज़ करना पड़ता है। अजम्पशन नंबर 5 से आपने क्या किया, स्ट्रेन वेरिएशन बना लिया है, कैसा आया है, लीनियर। अब क्या करेंगे, आप इस स्ट्रेन में कैपिटल ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस वेरिएशन मिल जाएगा। सो स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई इज कांस्टेंट फॉर वुड, तो स्ट्रेस वेरिएशन कैसा आएगा, स्ट्रेस वेरिएशन विल आल्सो बी लीनियर। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस वेरिएशन will also be linear like this. So this is what, this is stress variation in wood, this is maximum stress in wood, this is also maximum stress in wood. So यहाँ से क्या आ गया, this is nothing but stress variation, ये वाला जो है this is stress variation in wood. Similarly if you want to draw स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील, तो आप बना सकते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील बना लीजिए। सो स्ट्रेन का वेरिएशन इज लीनियर, स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा आ रहा है, लीनियर। द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई इज कांस्टेंट फॉर स्टील, स्टील के लिए कैपिटल ई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्ट्रेस वेरिएशन कैसा आएगा, स्ट्रेस वेरिएशन विल आल्सो बी लीनियर लाइक दिस। सो दिस इज स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील। सो this is stress in steel, this is sigma max steel, this is also sigma max in steel. so maximum stresses आ गए स्टील में। सो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन इन वुड एंड स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील बना सकते हैं। एक ही स्ट्रेस डायग्राम में दोनों आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो वाई का रेंज है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। नाउ अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने इन स्टील एज वेल एज इन वुड, सो एट अ पर्टिकुलर लेवल अगर हम बात करें तो स्ट्रेन तो कांस्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेन तो कांस्टेंट है। सो एट अ पर्टिकुलर फाइबर स्ट्रेन इन स्टील दिस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन वुड, सो आई कैन राइट एप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन वुड for a particular fiber, ठीक है, this is valid for a particular fiber. So can I write sigma s upon es, this is equals to sigma w upon ew. So can I write sigma s upon sigma w, this is equals to es upon ew. This is valid at a particular fiber or at a particular level, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर लेवल यू कैन से स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन वुड, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशो, ई एस अपॉन ई डब्ल्यू क्या है, दिस इज मॉड्यूलर रेशो, बट दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली एंड ओनली एट अ पर्टिकुलर लेवल, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर ही वैलिड है। नाउ हम देख सकते हैं यहाँ से कि एट अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल पे ही मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आ रहे हैं, स्टील में एज वेल एज वुड में। सो कैन आई राइट सिग्मा स्टील मैक्सिमम अपॉन सिग्मा वुड मैक्सिमम, this is equals to es upon ew, this is equals to nothing but modular ratio. So at a particular level ही क्या आ रहे हैं, maximum stress in steel and maximum stress in wood आ रहे हैं, so this is nothing but equals to modular ratio. So can I write sigma s max, that is maximum stress in steel is m times maximum stress in wood. समझ में आया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम्स मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड, दिस इज वैलिड फॉर साइड बाय साइड फ्लिच बीम्स, और यू कैन से साइड फ्लिचिंग के लिए दिस रिजल्ट इज वैलिड। नाउ अगेन इफ यू टॉक अबाउट मोमेंट, ठीक है, अगेन इफ यू टॉक अबाउट मोमेंट, सो इफ m इज द अप्लाइड मोमेंट, if m is the applied moment, then this applied moment will be shared by both wood and steel. Q, because this connection, this arrangement is also a पैरेलल अरेंजमेंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको कि टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग में क्या होता है, दिस इज द वुडन सेक्शन, इसके ऊपर स्टील को रखा और इसके नीचे स्टील को रखा, तो ये तो क्लियरली समझ में आता है स्टूडेंट्स को दैट दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। बट साइड बाय साइड फ्लिचिंग में क्या करता है, दिस इज अ वुडन सेक्शन, तो इसके फ्रंट में स्टील को लगा दिया और इसके बैक में स्टील को लगा दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ फेस टू फेस कनेक्शन, ये भी क्या है, फेस टू फेस कनेक्शन है। सो दिस side flitch beams, these are also a case of what, parallel connection. तो in the case of side flitch beam also जो भी applied moment रहेगा, that applied moment will be registered by both wood and steel. So this m will be registered by
steel and wood, where ms is what, ms is moment registered by total steel. ठीक है, टोटल स्टील मतलब दोनों जो स्टील की स्ट्रिप है, एक फ्रंट में एक बैक में, दोनों को मिलाकर जितना मोमेंट रजिस्ट किया है दैट इज एम एस. एंड एम डब्ल्यू इज मोमेंट रजिस्टर्ड बाय वुड. सो एम इज द अप्लाइड मोमेंट, वो दोनों मेंबर्स मिलके रजिस्ट करेंगे. सो ये तो हो गया मोमेंट की बात. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेस, सो स्ट्रेस का हमें पता है दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू m by I into y. Now if you want to calculate stress in steel, so it is equals to ms upon is into y. जिस भी लेवल पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो y मैक्स लिख दीजिए, या किसी और लेवल पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y रख दीजिए. सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट stress in wood, so this is moment registered by wood upon moment of inertia of wood into y. जिस भी लेवल पे आपको स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम निकालना है तो सिग्मा डब्ल्यू मैक्स, तो यहाँ पे y भी क्या आ जाएगा, मैक्स. नाउ ये जो आप आई एस रख रहे हैं, दिस एम एस इज वॉट, मोमेंट रजिस्टर्ड बाय टोटल स्टील. सो आई एस भी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी टोटल स्टील. दोनों जो स्टील के स्ट्रिप्स है, दोनों स्ट्रिप्स का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे आप. सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बताइए, इजी है. सिर्फ वुड को अगर आपने हटा दिया तो ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये दोनों स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप. सो आई एस दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2t इंटू डी का क्यूब बाय 12. ठीक है, सो आई इज 2t इंटू डी का क्यूब बाय 12. क्लियर है, इतना समझ में आया. अगेन अगर आप साइड फ्लिच बीम्स के केस में इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं. स्टील को जब आप वुड में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, आपको वुड का एरिया ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो जो वुड का विड्थ हो जाएगा, अगर स्टील का विड्थ इज टी तो वुड का विड्थ कितना हो जाएगा, m टाइम्स टी. एक स्टील प्लेट का विड्थ है टी, तो वुड का उसके अगेंस्ट में जो वुड का विड्थ हो जाएगा दैट इज m टाइम्स टी. सो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन. सो सबसे पहले बनाते हैं हम स्टील में. सो इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन. सो स्टील की जो प्लेट्स है उसको तो आप एज इट इज़ लगाएंगे, और जो ये वुड का प्लेट है इसका थिकनेस रिड्यूस हो जाएगा. कितना रिड्यूस हो जाएगा, इफ इनिशियल थिकनेस इज b तो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, इट इज़ b बाय m. सो जब आप वुड को रिप्लेस करेंगे स्टील से तो उसका जो थिकनेस है b से रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, b बाय m. और जो स्टील के प्लेट्स है वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे. ठीक है, सो दिस width is b by m, this is t, this is also t. सिमिलरली अगर आप वुडन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वुड तो एज इट इज़ रहेगा. कितना है इसका width, दैट इज़ b. बट जो स्टील को रिप्लेस करके अगर आप वुड लगाएंगे तो स्टील इज़ ए स्ट्रॉन्गर मटेरियल, उसके अगेंस्ट में आपको वुड ज़्यादा लगाना पड़ेगा. सो जब आप स्टील को रिप्लेस करके वुड लगाओगे तो जो इक्विवेलेंट सेक्शन में वुड का थिकनेस होगा दैट वुड बी m टाइम्स टी. एक स्टील को हटाया तो उसका m टाइम्स टी वुड लगाया, दूसरा स्टील को हटाया तो भी m टाइम्स टी लगाया. सो दिस इज इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन अगर आपने स्टील में बनाया है, और दिस इज इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन अगर आपने वुड में बनाया है. सो दिस इज इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ वुड. दिस इज वुड, दिस इज वुड, दिस इज वुड एंड दिस इज स्टील, स्टील, स्टील. सो इस तरीके से यू कैन इजीली ड्रॉ व्हाट, इक्विवेलेंट सेक्शन. इनिशियल सेक्शन वाज सिमेट्रिकल, तो इक्विवेलेंट सेक्शन भी क्या है, सिमेट्रिकल है, दैट इज रेक्टेंगुलर. सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ फ्लिच बीम्स. द वन वाज टॉप एंड बॉटम फ्लिच बीम एंड द सेकंड वाज साइड फ्लिच बीम्स. हमने दोनों के बारे में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, दैट इज bending stresses in composite beams. So please try to solve this numerical. The next numerical is in front of you. Please try to solve this numerical. देखिए क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में. A timber beam of rectangular cross section is shown in the figure and it has 30 mm cross 10 mm steel strips securely fixed at top and bottom symmetrically. So there is a timber beam. This is a timber beam. और इस timber beam के ऊपर एक स्टील का स्ट्रिप लगा है
इसका साइज कितना है 10 mm क्रॉस 30 mm। यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन फ्रॉम द टॉप सरफेस। आपको टॉप सरफेस से इस जो कॉम्पोजिट मेंबर है इसके इक्विवेलेंट सेक्शन के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दी टॉप सरफेस, ये टॉप सरफेस से बताना है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्पोजिट बीम इनटू इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन में आप कन्वर्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। दिस इज अ इजी न्यूमेरिकल, आपसे होना चाहिए। इसको आप इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन में कन्वर्ट करिए, या तो आप वुडन में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो आप स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप इसको इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन में कन्वर्ट करिए, यू कैन इजीली गेट द रिजल्ट। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर इसको हम इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू वुड। आप चाहे तो आप स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसको वुड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो अगर आप इसको इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इन वुड, सो वुड का पोर्शन तो एज इट इज आएगा, दैट इज 100 mm क्रॉस 50 mm। सो द वुडन पोर्शन विल बी एज इट इज। सो वुडन पोर्शन आ गया एज इट इज, दैट इज 100 mm क्रॉस 50 mm। नाउ ये जो स्टील का पोर्शन है, ये स्टील को आप रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, आप इस स्टील को रिप्लेस करके वुड लगाएंगे। नाउ स्टील इज ए स्ट्रॉन्गर मटेरियल, इसको रिप्लेस करके जब वुड लगाओगे तो आपको ज़्यादा एरिया लगाना पड़ेगा वुड का। नाउ डेप्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो एरिया को कैसे बढ़ाएंगे, विड्थ को चेंज करके। सो जब आप स्टील को कन्वर्ट करेंगे वुड में तो आपको एक ज़्यादा विड्थ वाला वुड लगाना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपने क्या किया, स्टील की जगह पे वुड लगा दिया। कितना इंक्रीज होगा विड्थ, इट विल बिकम m टाइम्स। सो स्टील का लेंथ था 30 mm और यू कैन से स्टील का विड्थ था 30 mm। सो वुड का विड्थ कितना हो जाएगा 30 इंटू m। m दिया है क्या क्वेश्चन में, यस m दिया है, m इज 20। सो वुड का जो विड्थ हो जाएगा 30 इंटू 20 दैट इज 600 mm। थिकनेस तो सेम ही रहेगी, दैट इज 10 mm। एंड जो वुडन पोर्शन था उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा, दैट इज 100 mm क्रॉस 50 mm। सो दिस इज 100 mm एंड दिस इज 50 mm। नाउ इस सेक्शन के लिए, इस होमोजेनस सेक्शन के लिए यू कैन इजीली कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। कहाँ से कैलकुलेट करना है आपको सेंट्रॉइड का लोकेशन, फ्रॉम द टॉप। सो टॉप से आप सेंट्रॉइड का लोकेशन कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज सपोज वाई बार, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई बार। कैसे निकालेंगे, वाई बार इज इक्वल्स टू a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार अपॉन a1 प्लस a2। इसको आप a1 ले लीजिए, ऊपर वाली स्ट्रिप को पोर्शन 1 ले लीजिए, वुडन सेक्शन नीचे वाला जो है रेक्टेंगल, इसको आप पोर्शन 2 ले लीजिए। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई बार। सो वाई बार इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 600 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 50। कितना आता है बताइए यहाँ से वाई बार का वैल्यू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई बार फ्रॉम दिस। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई बार एज 30 mm। सो वाई बार कितना आ गया 30 mm। करेक्ट आंसर इज डी, द वैल्यू ऑफ वाई बार इज 30 mm। इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, a wooden beam 600 mm cross 400 mm in cross section is strengthened by two plates. There are two plates which are strengthening the wooden beam and size कितना है wooden beam का 600 mm cross 400 mm। और जो steel plates है is strengthened by two steel plates। steel plates का size कितना दिया है 500 mm cross 20 mm। So there are two steel plates 500 mm cross 20 mm स्टील प्लेट का साइज है, और वुडन बीम का क्या साइज है 600 mm क्रॉस 400 mm एज शोन इन द फिगर। इफ द अलाउेबल स्ट्रेस इन वुड इज 12 मेगापास्कल। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, अलाउेबल स्ट्रेस दिया है वुड में, कितना दिया है, इट इज 12 मेगापास्कल। और आपसे क्या पूछा है, यू हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील। सो स्टील में आपको स्ट्रेसेस बताने हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील दिया है एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वुड दिया है आपको। कितना दिया है स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से, इट इज 200 गीगापास्कल एंड वुड का इट इज 10 गीगापास्कल। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए फिगर, सो दिस इज द गिवन फिगर. There is a wooden section of dimension 400 mm cross 600 mm and there are two steel plates of dimension 500 mm cross 20 mm. कैसा फ्लिचिंग है? दिस इज साइड बाय साइड फ्लिचिंग. बट यहाँ पे देयर इज अ हिच कि जो स्टील का प्लेट है वो कंप्लीट डेप्थ ऑफ वुड को कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ सेंटर में दिया हुआ है. ठीक है, जो स्टील का प्लेट है वो वुड की कंप्लीट डेप्थ को कवर नहीं कर रहा है, ओनली सेंटर में दिया है. सो दिस इज द हिच इन दिस क्वेश्चन. तो आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व. क्या पूछा है आपसे? वुड में आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू दिया, डेट इज 12 मेगापास्कल. और आपसे क्या पूछा है? स्टील में मैक्सिमम कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये आपसे पूछा है. सो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल न्यूमेरिकल. आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, आप कर सकते हैं. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व. सो आई होप आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. इजी है इसका प्रोसीजर. सबसे पहले आप स्ट्रेस डायग्राम बनाइए वुड का, फिर उससे आप स्ट्रेस डायग्राम बना सकते हैं स्टील का. अगर हम वुड का स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है दैट स्ट्रेस वेरिएशन इन वुड विल बी लीनियर. वुड में कैसा आएगा? स्ट्रेस वेरिएशन लीनियर आएगा. सो दिस इज लीनियर वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन वुड. मैक्सिमम स्ट्रेस कितने आ रहे हैं वुड में? दैट इज सिग्मा मैक्स डब्ल्यू. दिस इज इक्वल्स टू 12 मेगापास्कल. सिग्मा मैक्स डब्ल्यू इज 12 मेगापास्कल. नाउ अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था इन द लास्ट टॉपिक दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम्स द मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ साइड फ्लिचिंग. क्या वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं? कैन यू राइट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम्स द मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड? क्या ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं? You will say no, you cannot apply that formula. That maximum stress in wood, or you will write sigma max in steel will not be equals to m times sigma max in wood. क्यों नहीं होगा? Because जिस लेवल पर वुड में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है उसी लेवल पर स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं आ रहा है. देखिए इस वुड में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. यहाँ पे आएगा कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से 300 mm के डिस्टेंस पे आएगा वुड में मैक्सिमम स्ट्रेस. बट स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कहाँ पर आएगा? न्यूट्रल एक्सिस से 250 mm के डिस्टेंस पे. सो यहाँ पे यू कैन नॉट से दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम्स द मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड. ये आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते. दिस इक्वेशन यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली. ठीक है. सो वॉट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले स्ट्रेस इन वुड निकालना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ स्टील. यू हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेस इन वुड एट द लेवल ऑफ स्टील. दैट मीन्स आपको यहाँ पे वुड में स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस लेवल पे. सो स्ट्रेस इन वुड एट द लेवल ऑफ स्टील आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस सिमिलर ट्रायंगल. सो बाय सिमिलर ट्रायंगल you can calculate stress in wood at level of steel. I am writing it as sigma w. So sigma w you can calculate by similar triangle. Sigma w upon 250 is equals to sigma max w upon 300. कितना है सिग्मा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है. सो सिग्मा डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स डब्ल्यू कितना है? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन वुड इट इज 12 मेगापास्कल. सो इट इज 12 अपॉन 300 इंटू 250. कितना आ जाएगा यहाँ से सिग्मा डब्ल्यू? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा डब्ल्यू एज 10 मेगापास्कल. सो स्ट्रेस इन वुड आ गया एट द लेवल ऑफ स्टील, आपने कैलकुलेट कर लिया. नाउ यू कैन कैलकुलेट स्ट्रेस इन स्टील. So maximum stress in steel you can now write, so sigma max in steel you can now write it as m times sigma w. समझ में आया? हमने देखा था that stress in steel is m times the stress in wood at the same level. ठीक है, for a particular level you can write, for a particular level stress in wood is, stress in steel is m times the stress in wood. सो अगर यहाँ पे मैं स्टील के लिए स्ट्रेस वेरिएशन बनाऊँ, सो स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील विल ऑल्सो बी ट्रायंगुलर. सो लाइक दिस इज स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील. दिस ब्लू वन, दिस इज स्ट्रेस वेरिएशन इन स्टील. सो कितना आ जाएगा? सिग्मा मैक्स स्टील.
So sigma max steel you can easily calculate sigma max steel, this is equals to m. दिया है क्या क्वेश्चन में आपको m का वैल्यू? नहीं, आपको डायरेक्टली m का वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया? ES एंड EW दिया। यहाँ से आप इजीली m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज ES अपॉन EW इंटू सिग्मा W। ES कितना दिया? इट इज 200 गीगा पास्कल, EW इज 10 गीगा पास्कल एंड सिग्मा W इज ऑल्सो 10। सो मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील आ गया 200 मेगा पास्कल, दैट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 200 मेगा पास्कल। ठीक है, तो द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज कमिंग आउट टू बी 200 मेगा पास्कल। देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में घुमाता है, डायरेक्टली रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड का फॉर्मूला लगाते, आंसर आएगा 240, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आपको पहले पर्टिकुलर लेवल पे ये बात करनी है। ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील इज m टाइम्स स्ट्रेस इन वुड एट अ पर्टिकुलर लेवल और यू कैन से ऑन अ पर्टिकुलर फाइबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका? ऑल्सो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन किलो न्यूटन मीटर ऑफ द कॉम्पोजिट सेक्शन। सो इस कॉम्पोजिट सेक्शन के लिए व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो कैलकुलेट करिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। So we know that moment of resistance, this is equals to mw plus ms। mw सिग्मा हमने कैलकुलेट किया था, इट इज m बाय आई इंटू वाई। अब अगर m कैलकुलेट करना है तो क्या मैं सिग्मा इंटू जेड लिख सकता हूँ? सो mw इज नथिंग बट सिग्मा w मैक्स इंटू ZW प्लस सिग्मा s मैक्स इंटू z फॉर स्टील। कितना आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड? इट इज 12 मेगा पास्कल, 12 मेगा पास्कल आ रहा है ना। और ZW बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस फॉर वुड? वुड के लिए सेक्शन मॉड्यूलस कितना है? सेक्शन मॉड्यूलस फॉर वुड इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू BD स्क्वायर बाय 6। सो B इज 400, D इज 600, सो 400 इंटू 600 का स्क्वायर बाय 6। सो इट इज 400 इंटू 600 का स्क्वायर बाय 6 प्लस मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील कितना आ रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इज नथिंग बट 200 मेगा पास्कल। और स्टील के लिए सेक्शन मॉड्यूलस बताइए, सेक्शन मॉड्यूलस फॉर स्टील इट इज नथिंग बट BD स्क्वायर बाय 6। B कितना है यहाँ पे? 20 प्लस 20 दैट इज 40 हो जाएगा B, या तो 2 इंटू 20 लिख सकते हो आप, 2 इंटू 20 इंटू 500 का स्क्वायर बाय 6। सो ZS that is section modulus for complete steel, or you can say total steel, it is 2 into 20 into 500 का square by 6। बताइए यहाँ से कितना आता है? What is the value of moment of resistance? कितना आ रहा है moment of resistance? कैलकुलेट करिए। moment of resistance is coming out to be 621.33 किलो न्यूटन मीटर, 621.33 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ऑप्शन है कोई? यस, देयर इज ऑप्शन 621। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 621। सो इन दिस वे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्पोजिट मेंबर, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, आप इजीली सारे क्वेश्चंस इससे बना सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।